हेलो फ्रेंड, मैं नारायण महेश्वरी आपका एक बार फिर से सोनी एजुकेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी क्लास होगी वो इतिहास विषय के संबंधित होगी और जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो हमारा पिछला लेक्चर था उसको मैं एक बार के लिए आपको बता देता हूं कि उसमें हमने क्या पढ़ा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में उसमें पिछले लेक्चर में पिछली क्लास में हमने नामकरण के बारे में पढ़ा कि सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य क्या क्या नाम हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माण में किन किन लोगों का जो है योगदान था उसके बारे में हमने पढ़ा। तो लास्ट की क्लास में हमने निर्माताओं के बारे में पढ़ा और सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण के बारे में पढ़ा। यदि आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो पहले आप लास्ट क्लास देखिए, फिर इस क्लास को देखिए, तब आपको जो है एक क्रिस्टल क्लियरिटी होगी सब्जेक्ट के बारे में और इतिहास को बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। तो मेरा ये कहना है आपसे, पहले आप लास्ट क्लास देखिए, ठीक है, फिर इस क्लास को देखिए। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम के बारे में बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या कालक्रम है, किन किन इतिहासकारों ने इसके कालक्रम की क्या क्या तिथियां बताई है, इसके बारे में हम बात करें। इससे पहले कि हम सिंधु घाटी सभ्यता के कालक्रम की बात करें, पहले हम इतिहास की तिथियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इतिहास की तिथि, जैसे बहुत सारे लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि ईसा पूर्व और ईसवी शताब्दी को लेकर डाउट रहता है कि ईसा पूर्व क्या होता है, ईसवी शताब्दी क्या होता है, ठीक है। इसके इससे संबंधित बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये क्या होता है और एग्जैक्ट इसका मतलब क्या होता है। तो आज हम इसके बारे में पहले पढ़ेंगे कि ईसा पूर्व और जो है ईसवी शताब्दी में क्या अंतर होता है। जो इतिहास की तिथियां हैं इसी प्रकार लिखी जाती हैं। इतिहास की तिथियां तो मैं आपको बताता हूं कि आपने सुना होगा कि अंग्रेजी में एक शब्द चलता है एडी और अंग्रेजी में एक शब्द चलता है बीसी। बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, एडी का मतलब होता है आफ्टर डेथ। नहीं, बहुत सारे लोग इसको क्या समझ लेते हैं, आफ्टर डेथ। नहीं, ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है एना डोमिनी, ठीक है। एना डोमिनी का मतलब होता है, ये लैटिन शब्द है, दो शब्द है, एना डोमिनी। तो इन एना डोमिनी से ही जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से, और बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा के जन्म से पूर्व का काल, ठीक है। तो आप देखोगे कि आज हम जो है कैलेंडर के बारे में बात करेंगे जिससे आपको ईसा पूर्व और ईसवी शताब्दी के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं, चलो पहले हम बात करते हैं कि बीसी और ईसा पूर्व से आप क्या समझते हो। बीसी और ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का काल, ठीक है। इसका तात्पर्य होता है ईसा के जन्म से पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक होता है एडी। एडी का तात्पर्य होता है कि एना डोमिनो, लैटिन शब्द होता है एना डोमिनी, और कई जगह इसको एनो डोमिनी भी पढ़ा जाता है, इससे कोई जो है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो एना डोमिनी का मतलब होता है ईसा के जन्म से, ईसा के जन्म से। मेरी बात समझ रहे हो, ये आफ्टर डेथ कभी भी नहीं होता है, पहले मैं बता दूं आपको, आफ्टर डेथ नहीं होता है। तो ये क्या होता है, ईसा के जन्म से। ये क्या, कौन सा शब्द है, ये है लैटिन शब्द, ठीक है। ये लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन शब्द। ये दो शब्द है, एना डोमिनी, जिसका मतलब होता है ईसा से, ईसा के जन्म से। अब हम मान लेते हैं, मान लीजिए कि भाई इतिहास को लिखने के लिए कोई ना कोई तो आपको जो है किसी न किसी चीज को जीरो मानना पड़ेगा,
तभी तो हम लिख सकते हैं भाई किसी न किसी घटना को 0 मानते हुए ही तो हम 1 का अनुसरण करेंगे। कोई घटना को तो हम 1 मानेंगे, उसके बाद हम 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो ईसा के जन्म को क्या माना? पहली शताब्दी माना। ठीक है, तो मान लीजिए ये ईसा मसीह, ठीक है, इनका जन्म हुआ यहां पर। ठीक है, तो ये होगी पहली शताब्दी। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे? बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो बढ़ता हुआ क्रम चलेगा इधर से, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, इधर हम बात करें तो ये क्या होगा? घटता हुआ क्रम। माइनस में चलेगा, क्योंकि अगर आप 1 से इधर आओगे तो माइनस में चलोगे, -100, -99, -98 ऐसे चलोगे। तो इस तरह से ही ये जो है हम माइनस में चलेंगे। ठीक है, तो अब जब हम बात करते हैं कि बढ़ता हुआ क्रम और जो है घटता हुआ क्रम, तो आपने एक हमारा जो कैलेंडर चलता है, और वो कैलेंडर जो हम कह सकते हैं कि विक्रम संवत चलता है। ठीक है, विक्रम संवत, विक्रम संवत 58 BC। BC का मतलब ईसा पूर्व। दूसरा अपना चलता है जूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर 46 BC। अब हम बात करते हैं जूलियन कैलेंडर के बाद में हमारा चलता है शक संवत। ठीक है, बढ़ते में शक संवत। शक संवत हमारा चलता है करीबन ये मान के चलो शक संवत आप ही बता सकते हो, ये मेरे को आराम से सबको पता है, 78 AD 78 AD या ईस्वी। ठीक है, और ये आगे वाला भी आप बता सकते हो कि एक बड़ा हिजरत कैलेंडर। ठीक है, हिजरत कैलेंडर ये 622 AD यानी ईस्वी में चलता है। तो आप देख रहे हो ये बढ़ता हुआ क्रम और ये ईसा मसीह का जन्म, तो हम कह सकते हैं ईसा का जन्म। तो ईसा का जन्म को हमने क्या माना? पहली शताब्दी। तो इतिहासकारों ने ईसा के जन्म को पहली शताब्दी माना। ठीक है, और ईसा के जन्म को पहली शताब्दी इतिहासकारों ने माना, और इससे पहले का काल हमने क्या माना? ईसा पूर्व माना, और इससे बाद का काल हमने क्या माना? ईसवी शताब्दी माना। आजकल आपने देखा होगा कि पहले हम इसकी बात कर रहे हैं कि राजा जो विक्रमादित्य थे, ठीक है, तो राजा विक्रमादित्य ने जो है शकों पर, मालव के राजा थे विक्रमादित्य, मालव प्रदेश जो हमारा है, ठीक है, आज का हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश वाला इलाका, ठीक है, तो मालव राजा थे विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमादित्य ने विक्रमादित्य ने शकों को हराया। किसको हराया? शकों को पराजित किया। तो विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करके यानी कि इस कैलेंडर की शुरुआत की। तो शकों की पराजित करके उन्होंने इसी खुशी में इस कैलेंडर की शुरुआत की। कब की? तो आप देख सकते हो 58 BC में की। तो 58 BC में इन्होंने शकों को पराजित करके, ठीक है, इसलिए इसको मालव संवत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मालव संवत। मालव संवत भी बोलते हैं क्योंकि ये मालव प्रदेश के राजा थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है शकों को पराजित करके इस कैलेंडर की शुरुआत की। अब बात करते हैं जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर में आप देखो कि रोमन सम्राट जूलियन थे, ठीक है, बहुत ही फेमस सम्राट थे ये, ठीक है। तो रोमन सम्राट जूलियन ने
जूलियस सीजर, जिनका नाम होता है जूलियस सीजर, जूलियस सीजर ने बेसिकली 46 बीसी में इस कैलेंडर की शुरुआत की, ईसा पूर्व में। ठीक है, अब ईसा मसीह के जन्म के बाद में शक संवत हम पढ़ते हैं, जो भारत सरकार का जो है आधिकारिक, जो हम कह सकते हैं कैलेंडर है, और ये हम कह सकते हैं कुषाण राजा कनिष्क ने, ठीक है, कुषाण राजा कनिष्क ने, तो कुषाण राजा कनिष्क ने जो है शकों को हराकर, फिर से शकों को पराजित करके इन्होंने क्या किया, इन्होंने शुरुआत की थी शक संवत की। ठीक है, और यही शक संवत जो है बेसिकली भारत सरकार ने, ये शक संवत भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 में, 22 मार्च 1957 में भारत सरकार ने इसको आधिकारिक कैलेंडर के रूप में अपना लिया था। तो आधिकारिक कैलेंडर के रूप में भारत सरकार ने 22 मार्च 1957 के रूप में अपना लिया था। तो आज हमारा जो है, हम कह सकते हैं आधिकारिक भारत सरकार का कैलेंडर कौन सा है, वो शक संवत से चलते हैं हम। ठीक है, और इसको सालीवान कैलेंडर या सालीवान संवत भी बोला जाता है, सालीवान कैलेंडर भी बोला जाता है, सालीवान कैलेंडर। ठीक है, तो ये सालीवान कैलेंडर। अब हम बात करते हैं हिजरत कैलेंडर की। ठीक है, हिजरत कैलेंडर आपने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में सुना है। ठीक है, यानी कि इस्लाम के जो प्रवर्तक थे पैगंबर मोहम्मद साहब, जो मक्का से जब मदीना की तरफ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मक्का को वो छोड़कर मदीना की तरफ जाते हैं। मक्का में अब जो है उनका रहना इतना सुगम नहीं रह गया था, स्थितियां ऐसी थी, इसको हम ज़्यादा अभी इलॉबरेट नहीं कर सकते, जब हम क्लास में आगे पढ़ेंगे तब मैं ज़रूर आगे इसकी बात करूँगा। तो जब इनको मक्का को छोड़कर मदीना जाना पड़ा, तो जिस साल ये मक्का से मदीना को गए, उसी साल को जो है मुसलमान जगत या मुस्लिम जगत इसको हिजरत संवत से मनाते हैं, कि जिस दिन मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना गए, और मक्का से मदीना को जाना हिजरत कहलाता है। तो 622 में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर कहाँ गए, मदीना। तो मक्का छोड़कर ये मदीना गए, और इसलिए ये कैलेंडर जो है मुस्लिम जगत में ये कैलेंडर चलता है 622 AD। ठीक है, तो 622 AD मक्का छोड़कर मोहम्मद साहब मदीना गए। और अब मैं आपको बताऊं कि एक आजकल जो चीज चल रही है, ठीक है, कि हमने देखा कि ये जो आपने देखा है कि बीसी मतलब कि ईसा पूर्व, और एडी मतलब कि एना डोमिनो। तो हमने इतिहास की तिथियों के बारे में बात की। तो आजकल एडी को जो है हम कह सकते हैं कि ये से ऐसे भी लिखा जाता है सीई का मतलब होता है कॉमन एरा, इंग्लिश में बोला जाता है कॉमन एरा। तो आजकल कुछ किताबों में ऐसा देखने को मिलता है कॉमन एरा, यानी कि ये कॉमन एरा। और इस बीसी को लिखते हैं BCC, यानी कि BCE, बिफोर कॉमन एरा। क्या लिखा जाता है, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो कई किताबों में आजकल ऐसे भी मिलता है, यानी कि मैंने क्या बताया, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब होता है ईसा के जन्म से पूर्व। पर आजकल किताबों में क्या आता है, कई जगह BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा का मतलब भी सेम होता है, ईसा के जन्म से पूर्व का काल। ठीक है, और आजकल एडी को क्या लिखते हैं, CE यानी कॉमन एरा। कॉमन एरा यानी कि पूरा जो विश्व जो है आजकल कॉमन एरा ही लिखता है। तो कॉमन एरा का मतलब होता है कि ईसा के जन्म का पूर्व है। तो हमने बात की बीसी ही एडी का। फिर हमने बात की कि जो कैलेंडर है वो कैलेंडर बढ़ता हुआ क्रम में होता है और घटते हुए क्रम में होते हैं। घटते हुए क्रम में हमने बात की विक्रम संवत की। ठीक है, विक्रम संवत में बहुत आसानी से मैंने आपको बताया कि विक्रम संवत क्या है। तो विक्रम संवत मैंने आसानी से आपको बताया कि ये 58 BC में, ठीक है, हमारे ही राजा मालव प्रदेश के राजा थे विक्रमादित्य ने, और उन्होंने इसकी जो है इस कैलेंडर की शुरुआत की। क्यों की दोस्तों, कि हम शकों को हराकर इन्होंने जो है इस कैलेंडर की शुरुआत की, उनको खुशी हुई
कैलेंडर घोषित कर दिया कि मेरे नाम से कैलेंडर चलेगा, ठीक है। ऐसे ही जूलियन सीजर नामक रोमन सम्राट था, उसने 46 बीसी में जो है 46 बीसी या 46 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया, इन्होंने चालू किया था कैलेंडर। अब हमने बात मानी कि ये हमारे जो है ईसा मसीह महोदय, ठीक है, इनका जन्म हो गया पहली शताब्दी मानी गई, तो 78 एडी में, ठीक है। तो 78 एडी में शक संवत की शुरुआत कौन करते हैं? शक संवत की शुरुआत हमारे कुषाण राजा, ठीक है, जो कुषाण राजा होते हैं वो कुषाण राजा कनिष्क करते हैं, ठीक है। तो कुषाण राजा कनिष्क जो है वो शुरुआत करते हैं, और यही भारत सरकार ने 22 मार्च 1947 में भारत सरकार ने इसको शालिवाहन कैलेंडर भी कहते हैं। भारत सरकार ने इसको 22 मार्च 1957 को आधिकारिक कैलेंडर के रूप में माना है। अब बात करते हैं हिजरत कैलेंडर। हिजरत कैलेंडर, जैसे मैंने कहा कि मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की तरफ जाते, उस यात्रा को हिजरत यात्रा बोलते हैं, और मुस्लिम जगत ने इसी जो है पर्टिकुलर घटना को आधार मानते हुए यहाँ से एक कैलेंडर की शुरुआत की 622 एडी या 622 ईसा पूर्व। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आज के बाद में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम BCE, CE, ईसा पूर्व और ईस्वी काल में कोई भी आपको जो है प्रॉब्लम नहीं रही है, ठीक है। ऐसा मैं मानता हूँ। सब लोग आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, सब लोग मेहनत कर रहे हो। अब हम आगे का टॉपिक पढ़ते हैं कि मैंने ये क्यों बताया। इतना ये बताने का कारण ये है कि अब हम सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम पढ़ेंगे कि किन किन इतिहासकारों ने क्या क्या कालक्रम बताया है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो अब हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता का क्या कालक्रम है। जैसे आप जो है बोर्ड पर देख रहे हो कि सिंधु सभ्यता का कालक्रम जो जॉन मार्शल है, इन जॉन मार्शल साहब ने सिंधु सभ्यता का कालक्रम बताया 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है हम ऐसे जो है घटते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो हम यानी कि इधर से ईस्वी की तरफ आ रहे हैं, आप समझ रहे हो। ईसा पूर्व तो 3250 से 2750 ईसा पूर्व, तो हम क्या कर रहे हैं, घटते हुए चल रहे हैं और ईस्वी शताब्दी तक आ रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि सिंधु सभ्यता का जो कालक्रम है, जॉन मार्शल साहब के बारे में हमने बात की है कि जॉन मार्शल साहब वही इंसान होते हैं जिनके निर्देशन में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया था, ठीक है। और इसलिए मैंने आपको बताया कि सिंधु सभ्यता में सबसे पहला खोजा गया जो शहर था वो कौन सा था, हड़प्पा था, और इसी के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये मैंने आपको बताया। तो यही वो जॉन मार्शल साहब थे, इन्होंने जो है मेसोपोटामियम की सील पर बने चित्र के आधार पर, ठीक है, इन्होंने इस सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम जो बताया है वो 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक बताया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं MS वत्स साहब, एक और जो है इतिहासकार, इन्होंने भी 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक, यानी 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक इन्होंने काल बताया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मेके साहब, मेके साहब ने भी सेम 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक, ठीक है। तो 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व पर जो है इन्होंने इस सभ्यता का आधार बताया है, ठीक है। अब बात करते हैं माधव स्वरूप वत्स। ये माधव स्वरूप वत्स वही व्यक्ति है जो हम कह सकते हैं कि दयाराम साहनी का जो है हम कह सकते हैं कि साथ में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किया था। तो माधव स्वरूप वत्स ने 2700 से लेकर 2500 ईसा पूर्व इस सभ्यता का कालक्रम माना है। किसके आधार पर? इन्होंने मेसोपोटामियम की सभ्यता को आधार मानते हुए तो इन्होंने ये जो कालक्रम निकाला है, जैसे मैंने इनको बताया कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व, तो इन्हें सिंधु सभ्यता की मोहरों को आधार मानते हुए इन्होंने क्या किया, इस कालक्रम को निर्धारित किया। तो इन्होंने भी मेसोपोटामियम की सभ्यता को आधार मानते हुए सिंधु सभ्यता का कालक्रम निर्धारित किया। तो ये इस नतीजे पर पहुंचे 2700 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक इन्होंने बताया। ऐसे हमारे जो धर्मपाल अग्रवाल साहब है, जिसको DP अग्रवाल, ठीक है, हम कह सकते हैं DP अग्रवाल, ठीक है, इन्होंने DP अग्रवाल ने
इसको जो है 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक बताया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि डीपी अग्रवाल ने कार्बन 14 को या कार्बन 14 को अपना आधार मानते हुए कार्बन 14 या कार्बन डेटिंग प्रणाली के आधार पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल निर्धारित किया। तो कार्बन डेटिंग, ठीक है, तो कार्बन डेटिंग के आधार पर, कार्बन डेटिंग C14 जिसको क्या कहा जाता है, कार्बन 14 के आधार पर इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या रखा, 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना। एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा यही पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा यही माना जाता है कि कार्बन 14 के अनुसार, कार्बन 14 के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल क्या है, तो आप बताओगे 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अब मैं दोस्तों आपको थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं मैं आपके सामने कि कार्बन डेटिंग, कार्बन C14 होता क्या है, ठीक है। तो आप देखो कि सभी जो जीवित वस्तु होती है, ठीक है, वो एक रेडियोधर्मी कार्बन C14 का क्या करती है, ग्रहण करती है। सभी सजीव वस्तुएं, ठीक है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, ठीक है। तो सभी सजीव जो वस्तुएं हैं वो कार्बन 14, ठीक है, C14 का ग्रहण करती है, ठीक है। C14 ग्रहण करती है कहां से, वायुमंडल से, वायुमंडल। तो वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। और सभी सजीव वस्तु में जैसे मैं पहले ही कह चुका हूं, पेड़ है, पौधे हैं, ठीक है, इंसान हैं, जानवर है, ये सब लेते हैं। ये एक रेडियोधर्मी कार्बन होता है, ठीक है। तो जब इंसान इनसे लेता है तो निश्चित मात्रा में, जब इंसान, जानवर, पेड़ पौधे जब ये कार्बन 14 जो है वायुमंडल से लेते हैं तो निश्चित मात्रा में ये ह्रास होता रहता है, इसका क्या होता है, ये घटता रहता है, ठीक है। पर जब कोई सजीव वस्तु मृत अवस्था में आ जाती है, ठीक है, जब कोई सजीव वस्तु मृत अवस्था में आ जाती है तो वो ये कार्बन 14 जो रेडियोधर्मी कार्बन होता है वो लेना क्या कर देती है, बंद कर देती है। जैसे कि मान लो कि अभी हम सब, ठीक है, मैं यहां खड़ा कार्बन 14 ले रहा हूं, ठीक है, और मैं आज से 100 साल वाले, इतना तो मैं मानता हूं कि 100 साल तो मैं जीऊंगा, ठीक है। ऐसे आप ऐसे मत कहना कि भाई अभी चले जाओ, ठीक है। तो 100 साल मैं अपनी उम्र मानता हूं। तो ये कार्बन 14 C14, ठीक है, तो कार्बन 14 अभी मैं ले रहा हूं। मान लो 100 साल बाद में जो है मेरा इस इहलोक से परलोक की तरफ गमन हो गया, ठीक है, तो मैं कार्बन 14 लेना बंद कर दूंगा, ठीक है। तो जब कोई सजीव चीज मृत अवस्था में आ जाती है तो वो C14 लेना बंद कर देती है, ठीक है, और बंद कर देती है, पर निश्चित अवस्था में उसका ह्रास होता रहता है, ठीक है। आपने बंद तो कर दिया, पर जो मैंने अब तक लिया है कार्बन 14, ठीक है, वो धीरे धीरे घटता रहता है। तो किसी भी वस्तु में निहित कार्बन 14 को निकालने की प्रणाली को क्या कहते हैं, C14 कहते हैं, कार्बन 14 पद्धति कहते हैं, जिसको कार्बन डेटिंग बोला जाता है कि इसमें कितना कार्बन है। तो किसी वस्तु में जैसे C14 ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगी कि वो नवीन वस्तु है। क्या है, नवीन वस्तु है, ऑब्वियसली होगी भाई। आज मैं मान लो कि आज कोई पेड़ जो है गिरा है, और आज पेड़ गिरा है तो अब इसमें जो है धीरे धीरे कार्बन जो है कम होता रहेगा। अगर हम कल जांच करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इस पे कार्बन 14 ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा उस पे, ठीक है, सामान्य रूप से ज़्यादा होगा, क्योंकि कल ही अगर कोई पेड़ उखड़ा है, ठीक है, आज हम उसकी कार्बन 14 की जो है स्थिति के बारे में जांच कर रहे हैं तो वो ज़्यादा होगा। आज से 100 साल बाद में करेंगे तो उसमें कम होगा, तो हम कहेंगे ये 100 साल पुराना है। कल हम जांच करेंगे तो हम ये कहेंगे 1 दिन पुराना है। और क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें कार्बन 14 ज़्यादा है, ठीक है।
और जब हम 100 साल बाद में उसी पेड़ की अवस्था को निकालने की कोशिश करेंगे कि कितना साल पुराना है, तो बिल्कुल से जो है कार्बन 14 हमें कम मिलेगा। और इसी कम की अवधारणा पर हम बोलेंगे कि 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना है। तो इसी पद्धति का विकास किसने किया था? तो इस पद्धति का विकास एक जो है साइंटिस्ट थे, और उन साइंटिस्ट का नाम क्या है? कार्बन 14 पद्धति का विकास जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था लिबार्ड फ्रैंक लिब्बी। लिबार्ड फ्रैंक लिब्बी, ठीक है। तो लिबार्ड फ्रैंक लिब्बी ने इस जो है बेसिकली लिब्बी का बेसिकली हम कह सकते इस कार्बन 14 पद्धति का कार्बन 14 पद्धति की खोज की, 14 की खोज की, ठीक है। 1940 में इन्होंने खोजा। तो खोजा कब था? खोज इन्होंने की 1940 में, ठीक है। और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला, वो 1960 में मिला। तो इनको नोबेल जो पुरस्कार मिला वो 1960 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला, ठीक है। तो आज हमने बात की थी इनकी तिथियों के बारे में और कार्बन 14 के बारे में बात की। हमने इतिहास की तिथियों के बारे में बात की। इतिहास की तिथियों के बारे में आपने देखा कि कैसे इतिहास के जो कैलेंडर है ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर आपने समझा। इसके बाद में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के जो है अलग अलग कालक्रम के बारे में बात की। जैसे हमने बात की कि जॉन मार्शल ने 3250 से लेकर 2750 ईसा पूर्व तक बताया है इसका कालक्रम। और ऐसे हम एम.एस. वस्त की बात करें तो इन्होंने 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व तक बताया है। ऐसे हम मेके की बात करें तो मेके ने 2800 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक इसका काल बताया है। और माधव स्वरूप वस्त ने 2700 से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक बात की है। और धर्मपाल अग्रवाल ने कार्बन 14 और कार्बन डेटिंग 14 को अपना जो है आधार मानते हुए सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता का कालक्रम क्या घोषित किया है? 2300 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना है। इसकी एज मानी है, इसकी अवधि मानी है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं, एक छोटा सा मैं ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको हम ट्रिक के आधार पर इसको 3 चीजों को हम जो है ट्रिक के आधार पर बात कर सकते हैं कि जॉन जो था वो एमए पढ़कर, इसको एमएस की जगह एमए पढ़कर, जॉन एमए पढ़कर मैकेनिक बना और सवाई माधोपुर गया, ठीक है। तो जॉन एमए पढ़कर मैकेनिक बना और सवाई माधोपुर गया और वहां धर्म का काम करने लग गया, ठीक है। तो वहां क्या काम करने लग गया? धर्म का काम करने लग गया, ठीक है। तो इससे हम जो है ये इसको कहते हैं निमोनिक टेक्निक्स कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? निमोनिक टेक्निक्स कहते हैं। निमोनिक टेक्निक का मतलब ये होता है कि कभी कभी हम तथ्यों को जो है फनी वे में, ठीक है, और फनी वे में याद करते हैं, किसी को किसी चीज से जोड़कर याद कर लेते हैं, तो उसी याद रखने की पद्धति को कहते हैं निमोनिक टेक्निक इंग्लिश में, ठीक है। कि याद रखने की फनी विद्धति को, फनी क्या, कुछ भी पद्धति हो सकती है जिससे आपको आसानी से याद रह जाए कोई चीज। तो हम कह सकते हैं कि जॉन जो है वो एमए करके मैकेनिक बना, सवाई माधोपुर गया और वहां धर्म का काम करने लग गया। इज दैट क्लियर? आपको क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। मेरा आपसे एक निवेदन है कि जब भी मेरी क्लास लो तो आप नोट कॉपी लेकर बैठो और जो है अपने कमरे में किसी एक एकांत रूम में जाकर आप इस जो है क्लास को देखो और इस क्लास में जो भी आपको चीज़ें यहाँ समझाई जा रही है उसको नोट डाउन करिए, इसका रिवीजन करिए, फिर वापस से आप इस वीडियो को देखो, नोट के साथ पढ़ो, नोट के साथ इसको देखो तो और ज़्यादा से समझ में आएगी। फिर आपको रटने की जो है ज़रूरत नहीं है। देखो रट्टा पाई से जो है 2 दिन आपको अच्छा लग सकता है, 3 दिन अच्छा लग सकता है, 5 दिन अच्छा लग सकता है, 6ठे दिन दिमाग से चीज़ें गायब हो जाएगी। तो रटना अपने को नहीं है, बजाय समझना है। इसलिए मैं चीज़ों को जो है आपको बड़ी आसानी से आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें समझ आ जाए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कंसेप्ट को भी बताऊं और फैक्ट को भी बताऊं, दोनों का
समावेश अच्छी तरह से हो ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में, ठीक है, ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हो। ठीक है, अब हम जो हैं आगे की क्लास में हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। और आज तक के लिए धन्यवाद। आज की इस क्लास के लिए धन्यवाद।